वेलकम इन विमर्स लर्निंग। हम लोग आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर से रिलेटेड पढ़ने जा रहे हैं, वो है बजट। ठीक है, बजट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस साल का बजट थोड़ा सा यूनिक भी है क्योंकि अंतरिम बजट है। तो हम लोग इस बजट को समझते हैं, लेकिन इस बजट को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले तो बजट के कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि बजट ऐसे पढ़ना नहीं चाहिए कि अगर आप सीधे बजट पढ़ने लगे कि क्या बोला गया, कौन सी योजना है, कौन सी योजना नहीं है, तो वो बस एक पार्ट है, समझ लो आप। वो पूरा बजट आपने नहीं पढ़ा, समझा नहीं है बजट को। तो बजट को समझने के लिए पहले कॉन्सेप्ट समझने ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट थोड़ा इकोनॉमिक्स से भी जुड़े हुए हैं, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन से भी जुड़े हुए हैं कॉन्सेप्ट। तो ये कुछ फैक्चुअल बातें हैं बजट के बारे में। फिर मैं बताता हूँ इस बजट को अंतरिम बजट क्यों कहा जा रहा है, इस साल वाले बजट को। तो देखो, बजट के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि ये बजट जो शब्द है, ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रांस से शब्द लिया गया है। फ्रांस में जो फाइनेंस मिनिस्टर होता था, वो एक बैग लेके जाता था, उस वहाँ पे फ्रेंच फ्रेंच भाषा में उस बैग को बजट कहा जाता था। उसमें वो डॉक्यूमेंट लेके जाता था, इसलिए ये नाम ये फेमस हो गया। जब भी आर्थिक लेखा-जोखा रखा जाएगा तो वो बजट जा रहा है। बजट उस बैग को कहा जाता था। तो बजट तो आम भाषा का वर्ड है। रियल इसका नाम क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, जो आर्टिकल 112 में कॉन्स्टिट्यूशन के है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही हो गई कि बजट का असली नाम क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिंदी में बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, और जो आर्टिकल 112 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये तो बात हो गई। अब दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है इसमें, जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते हैं, तो हम एक चीज देखते हैं उसमें कि संविधान में एक मनी बिल का उल्लेख मिलता है, धन विधेयक। इनको बोलते हैं धन विधेयक। ये धन विधेयक जिसने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा जरूर पढ़ा होगा। इसमें इसकी डेफिनेशन आर्टिकल 110 में दी गई है। 110 में मनी बिल क्या होगा, धन विधेयक। और उसमें लिखा होगा कि मनी बिल, विधेयक कई तरीके के होते हैं ना, सामान्य विधेयक, ऑर्डिनरी बिल जिनको बोलते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। धन विधेयक को डिसाइड करने का अधिकार होता है इस लोकसभा के स्पीकर का, कि वो बताता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक कहलाएगा। तो वो डिसाइड कर देता है। और फिर इसमें एक नियम लग जाता है कि जैसे उसने बता दिया कि ये वाला कानून, ये वाला बिल धन विधेयक होगा, तो वो बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। तो धन विधेयक की ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। आर्टिकल 110 डिसाइड स्पीकर करेगा, लाया सिर्फ कहां जाएगा? लोकसभा में। इसलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से मिल जाती है कि बजट सिर्फ कहां लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा। क्योंकि बजट किसका उदाहरण है? मनी बिल का एग्जाम्पल है, धन विधेयक का उदाहरण है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीज हो गई, याद, इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगली चीज, लोकसभा में आया बजट। इतना कॉमन शब्द है जिसके बारे में हमें पता है कि ये लेखा जोखा है। आय और व्यय का लेखा जोखा क्या है? बजट है। तो आय और व्यय, ये लेखा जोखा कहाँ होता है? जैसे हमें पता है, हम लोगों को हमारी पॉकेट में, या जो हमें पैसा मिलता है, सैलरी आ रही महीने का, उसमें से क्या आना है, कितना आया है, कितना खर्चा होना है, इसी का लेखा जोखा। अब यहाँ पर हम देश की बात देखने जा रहे हैं बस। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही, अपने संविधान में ही क्या किया गया है, कुछ खाते, अकाउंट बनाए गए हैं। एक अकाउंट है, ये आर्टिकल 266 में, 266 में, जिसको बोलते हैं भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि, या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, ये भारत का प्रमुख खाता है, सबसे मेन खाता। समझ, ऐसे मानो कि भारत का पूरा पैसा यहीं पे रखा हुआ है। जो जो भी पैसा खर्च करना है सरकार को, ठीक है, वो सब पैसा यहीं पे, जितना हम टैक्स देते हैं सब पैसा इसी में है। और इसमें से अगर 1 रुपया भी सरकार को निकालना है तो उसको बजट लाना पड़ेगा। बजट का मतलब, फिर से, लोकसभा में जाना पड़ेगा। ये लोकसभा में, वहां पर वित्त मंत्री पेश करेगा, वहां पे पास होगा, तब इसमें से कोई भी पैसा निकाला जा सकता है। तो हाँ, संचित। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये अकाउंट हो गया कि जब बजट की बात आती है तो इसी खाते से आय व्यय की बात की जा रही है, भारत की संचित निधि से। अच्छा, हर राज्य की भी एक ऐसे ही निधि होती है, तो राज्य का बजट भी आता है, वो भी 266 से ही बनाते हैं। हर राज्य का, यूपी की एक संचित निधि होगी, एक बिहार की संचित निधि होगी, तो वो अपना बजट लेके आते हैं। तो इस खाते से आय व्यय का लेखा जोखा बताएंगे वो। ये अकाउंट इसलिए बड़ा काम का है, 266। हालांकि कुछ अकाउंट और होते हैं, वो इसमें काम के लिए नहीं है, बजट के लिए, लेकिन मैं बस लिख देता हूं। एक 266 क्लास 2 से ही एक दूसरा अकाउंट होता है, जिसको पब्लिक अकाउंट कहते हैं, लोक निधि, पब्लिक अकाउंट। जिसमें हम लोग का पैसा होता है, जैसे पीएफ वीएफ का फंड पैसा रखा होता है, प्रोविडेंट फंड का पैसा, ये सब रखा होता है ना, लोक निधि।
एक 267 होता है जिसको इमरजेंसी फंड बोलते हैं, जो राष्ट्रपति के पास में रखा होता है। कंटिजेंसी फंड, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, ये प्रेसिडेंट के कंट्रोल में रहता है। कोई इमरजेंसी आ जाए कभी भी, हाँ, तब उसमें से निकाला जाता है। अभी के टाइम पे 30,000 करोड़ रखा जाता है इसमें, आकस्मिक निधि में, इमरजेंसी के लिए। इसमें नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल अलग है, ये सेपरेट है, इससे कोई लेना देना नहीं। ये कभी खर्चा भी नहीं किया जाता। इवन जैसे कोविड आ गया, कोरोना आ गया, तब भी नहीं खर्चा किया गया। वो आकस्मिक निधि अलग है। कोई ऐसी बड़ी दिक्कत आ जाए तब इसमें से पैसा निकाला जाए, खर्च किया। ऐसे मान लो कोई गुल्लक बना के रख दिया गया अलग से, और वो भी प्रेसिडेंट के नियंत्रण में। जितना भी बजट वो इसकी बात चल रही है, संचित निधि की बात चल रही है। एक चीज और देखो, 2-3 पॉइंट है कि भारत में पहले बजट तो हम लोग को पता, ये तो सबको पता ही होगा ये चीज का, कि हमारा जो वित्तीय वर्ष चलता है, फाइनेंशियल ईयर, वो कब से कब तक चलता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर चलता है। तो पहले बजट भी जो आता था वो बिल्कुल मार्च में आता था, लेकिन फिर जब मोदी जी आए तो उन्होंने क्या किया, इस बजट को थोड़ा पहले कर दिया। ठीक है, देखो कितना पहले कर दिया गया है कि उन्होंने कर दिया 1 फरवरी से बजट कि अब बजट हमेशा कब लाया जाएगा? 1 फरवरी को लाया जाएगा। ये इसलिए कर दिया गया, देखो फरवरी में अगर बजट आ गया तो देखो पूरा फरवरी मिल गया, पूरा मार्च मिल गया, तो 2 महीने में क्या होता है, जितनी भी लिखा पढ़ी करनी है मंत्रालय मिनिस्ट्री में सब कर लो, और 1 अप्रैल जैसे शुरू हो, वित्तीय वर्ष शुरू हो, तब तक हर मिनिस्ट्री में पैसा पहुंच जाए, क्योंकि नई नई योजनाएं शुरू होनी है, सब करनी है। तो पैसा इधर उधर जाने में और फिर डॉक्यूमेंटेशन, वो सब काम वाम करने में, लिखा पढ़ी में टाइम लग जाता था, इसलिए इसको थोड़ा पहले कर दिया गया। तो 1 फरवरी को स्टार्ट हो गया, ये 2017 से शुरू हुआ है। तो इसलिए अब हर साल बजट जो होता है हमारा 1 फरवरी को ही आता है। अगली चीज देखो इस बजट के बारे में, बजट तैयार कौन करता है? देखो बजट तैयार कर रहा है ये डिपार्टमेंट, बहुत काम का डिपार्टमेंट है ये। फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। फाइनेंस में, वित्त मंत्रालय तो एक मंत्रालय है, उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है। रेवेन्यू मतलब जो पैसा लेगा, जो टैक्स कलेक्ट करता है। एक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, व्यय करने का विभाग, जो पैसा बांटेगा बजट के हिसाब से। ठीक है, ऐसे ही एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, आर्थिक मामलों का मंत्रालय, ये बजट तैयार करता है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो सबको पता है वित्त मंत्री करता है, लेकिन वित्त मंत्रालय के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट करता है? आर्थिक मामलों का मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और ये वित्त मंत्रालय के अंदर आएगा। और ये देखो 2-3 नाम है। भारत का पहला बजट, जो भारत के पहले वित्त मंत्री होंगे वही पेश करेंगे। तो पता है, RKS शेट्टी पहले वित्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने पेश किया था। हाँ, और भारत में अभी तक सबसे ज्यादा बार वित्त मंत्री जो रहे, जिन्होंने बजट पेश किया, वो मोरारजी देसाई, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने थे 10 बार। जो ये है अभी हमारी वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, इनका ये 6 बजट था, 6ठा बजट है। इन्होंने भी कई सारे बजट पेश कर दिए। तो ये तो कुछ बेसिक जानकारी थी। अब बात आती है एक चीज की, देखो इस बजट को अंतरिम बजट क्यों कहते हैं? एक तो हो गया फुल बजट, हमारा जो बजट आता है, या उसको हम बजट ही कहते हैं, उसमें हालांकि फुल नाम के आगे लगाया नहीं जाता है, लेकिन वो बजट ही है। दूसरा हमारा हो गया फुल बजट के बाद में, दूसरा कौन सा हो गया? ये हमारा हो गया अंतरिम बजट। ये कलर दिखेगा नहीं। दूसरा हो गया हमारा अंतरिम बजट। ये जो अभी हमारा इस साल का आया है, इसमें अंतर क्या है समझना। और एक तीसरी चीज और होती है, वो भी यहीं लिख देता हूं, एक उसको बोलते हैं लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट। ये तो बहुत इस बार फेमस हो जाएगा। जब भी ऐसा चीज आती है तो ये लेखानुदान आर्टिकल 116 का बहुत फेमस हो जाता है। 116 हिंदी में बोलते हैं लेखा अनुदान। और इस बार आप ये मान के चलो, इससे जुड़ा क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा ही जा सकता है कि इनमें अंतर क्या है। देखो पहले समझना, अंतर कोई बड़े अंतर खास है नहीं। जैसे फुल बजट हमें पता ही है, फुल बजट जब आता है तो उसमें क्या होता है, पूरे 1 साल का आय व्यय का लेखा जोखा होगा। पूरे 1 साल की आय और व्यय, यही लेखा जोखा है। और पूरे साल का जितना व्यय मतलब खर्चा, वो सब उसमें पास हो गया, लोकसभा ने पास कर दिया, और राज्यसभा ने भी अपनी मोहर लगा दी, क्योंकि राज्यसभा की बस वो चाहिए होता है, 14 दिन राज्यसभा रोक सकती है मनी बिल को, पास हो जाता है। फिर राष्ट्रपति ने साइन कर दिया और बजट पास हो गया।
खर्चा करो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 साल के बजट में इसमें देखो पूरे 1 साल का होगा। अंतरिम बजट जो होता है ये सिर्फ चुनावी वर्ष में आएगा, जिस साल चुनाव होने वाले हैं देश में। अब चुनावी साल देखो, इस साल सबको पता है 2024 में चुनाव होना है भारत में, लोकसभा के, नई सरकार मतलब बनेगी। भले वो सरकार फिर से मोदी जी की बन जाए या दूसरी बन जाए। तो देखो समझना, पहले समझो कि अगर मान लो फुल बजट ये पेश कर दें, और देखो अभी चुनाव होना है, मई में नई सरकार बन जाती है। तो मई में अगर जब नई सरकार बनी, मान लो ऐसा सरकार बदल जाए या बदल जाती हैं सरकारें जब, अब ये बजट तो पूरे साल के लिए पेश करके गए हैं, तो इनकी योजना वो क्यों चलाएंगे? गड़बड़ हो जाएगा, सिस्टम फंस जाएगा मामला। क्योंकि नई सरकार क्या करेगी, अब उसकी नई नीतियां होंगी, नई पॉलिसी सब चलाएगी। तो चुनावी वर्ष में हमेशा पूरे साल का बजट नहीं पेश किया जाता। चुनावी वर्ष में सिर्फ 2 महीने के लिए, कितने के लिए? 2 महीने के लिए, और इसको अधिकतम 4 महीने तक किया जा सकता है, लेकिन बस 2 महीने के लिए बजट पेश किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ 2 मंथ के लिए पेश किया जाएगा। और ये क्या है हमारा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अंतरिम बजट। चुनावी बजट है बस। हाँ, पूरे साल का बजट ये नहीं आएगा। अच्छा, इसमें एक बड़ी और काम की चीज है, समझना इसमें। देखो, इसमें खर्चा तो सिर्फ 2 महीने का दिया गया है। खर्चा सिर्फ 2 महीने का दिया गया है। ठीक है, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल में चुनाव भी हो जाने हैं। ठीक है, एवरेज लेकिन इसमें बातें बता दी जाती हैं कि हमारा आय कितनी टोटल आई है, हमारा व्यय पूरे साल का लगभग कितना होगा। तो कहते हैं ना एस्टीमेट। एस्टीमेट जो है वो पूरे साल का दे दिया जाता है कि हमारे अनुमान कितना, एस्टीमेट मतलब अनुमान, हमारा पूरे पूरे साल लगभग खर्चा कितना होगा। ठीक है, बजट में घाटा कितना होगा, वो एस्टीमेट दे दिया जाएगा बस। लेकिन खर्चा जो है इसमें सिर्फ चुनाव तक का ही दिया जाएगा, जब तक चुनाव है। अब देखो समझना, ये क्या है वोट ऑन अकाउंट, इसका जिक्र क्यों होता है? क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, इस वोट ऑन अकाउंट को ही अंतरिम बजट मान लेते हैं, और ये बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि संविधान में वोट ऑन अकाउंट जो लेखानुदान है उसी को अंतरिम बजट कह दिया, लेकिन उसमें अंतर है इन दोनों में, लेखानुदान और इसमें भी क्या होता है, लेखानुदान का मतलब ही है एडवांस स्वीकृति। एडवांस मतलब जो लोकसभा जो है एडवांस पैसा दे देती है या एडवांस अप्रूवल दे देती है। एडवांस मतलब पहले से ही दे देती है। ठीक है, कि आप चलो ये खर्चा कर लो जब तक बजट आ रहा है। ठीक है, उसके लिए ये पैसा है। हालांकि अगर देखा जाए तो अंतरिम बजट वही चीज है, क्योंकि फुल बजट, जैसे अभी मई में चुनाव हुआ, सरकार बन गई, तो जो नई सरकार आएगी वो जुलाई में फुल बजट पेश करेगी देश के लिए। ठीक है, तो हो क्या सकता था, ये लोग क्या करते, इस माध्यम से पैसा निकाल सकते थे सरकार कि 2-2.5 महीने के लिए हम चलो वोट ऑन अकाउंट 116 से पेश कर दें और हम पैसा निकाल लें। लेकिन इसमें एक कमी है। इसमें क्या है कि कोई भी टैक्स में वृद्धि या डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया। इसमें कंडीशन है, कोई नई बड़ी योजना अनाउंस नहीं की जा सकती। ये सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के खर्चे के लिए है। अब देखो सरकारें हैं चालाक, सरकारों को चुनावी साल में कुछ बढ़िया घोषणा करनी पड़ती है, कुछ जरूरी है कि लोगों को खुश करो, तो वो क्या करते हैं, इस रास्ते का इस्तेमाल ही नहीं करते। वो कहते हैं हम इसका इस्तेमाल नहीं, क्योंकि इसमें कंडीशन है, संविधान ने लगा रखी है कि भाई 2 महीने के लिए होगा, आप टैक्स इंक्रीज डिक्रीज ये चीजें नहीं हो सकती, बड़ी योजनाएं नहीं अनाउंस हो सकती। और चुनावी साल में तो जरूरी चीजें ये सब करना तो जरूरी है। तो वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने इसकी चीजें मिक्स कर दी, जुगाड़ बना लिया। जो पूरे बजट के जैसा ही पेश होगा, सब कुछ वैसा ही होगा, टैक्स वृद्धि भी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, योजना भी अनाउंस सब कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बस काम क्या है, इसको जो है उसके जैसे पेश नहीं करते, वोट ऑन अकाउंट उस पर नहीं लिखा जाएगा, इसको आर्टिकल 112 में ही बजट के हिसाब से ही पेश किया जाएगा। लेकिन बस क्या कर देते हैं, खर्चा सिर्फ चुनाव तक के लिए निकाला जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी चीज है कि इसमें अंतर क्या है, कि पूरा बजट क्या होता है, अंतरिम बजट क्या होता है, और लेखानुदान क्या होता है। फिर मैं बता रहा हूं एक बार, पूरे साल के लिए जब पैसा रिलीज किया जाए तो वो बजट है, पूर्ण बजट, और उसमें कुछ भी किया जा सकता है, टैक्स बढ़ाओ, ठीक है, नई योजनाएं अनाउंस करो, सब कर सकते हो आप। अंतरिम बजट सिर्फ और सिर्फ क्या है, चुनाव तक का जो खर्चा है उस तक का। सब भाई लोगों को सैलरी तो देनी है जो काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि बजट नहीं आ पाया पूरा तो अब नहीं दोगे, उसके लिए निकाला गया, इसलिए लिखा है अंतरिम बजट, बस कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तीसरी चीज है वोट ऑन अकाउंट, जो संविधान में दे रखा है, इसका जिक्र संविधान में नहीं है अंतरिम बजट का। ठीक है,
तीसरी चीज वोट ऑन अकाउंट, ये इसलिए है कि जब आप पूरा बजट नहीं पेश कर सकते हो, जब तक नहीं आ रहा है, तब तक आपको पैसे की जरूरत है, तो आप इस माध्यम से पैसा एडवांस निकाल सकते हो उस खाते से, जो खाता हमने पढ़ा था। लेकिन इसमें कुछ नियम है, इसलिए सरकार इस रास्ते को नहीं अपनाती। ठीक है, ये लेखान वोट ऑन अकाउंट है और इस बार के बजट में बहुत काम का हो जाएगा ये वोट ऑन अकाउंट। अब अगली चीज, एक कॉन्सेप्ट और बजट में समझना है हमें बस, कि बजट, देखो हमने अभी देखा कि बजट क्या है, ये दिख रहा होगा, आय और व्यय का लेखा जोखा। ये है रिसिप्ट का मतलब ये आय या इनकम कह सकते हो, ये क्या है आय, और इधर क्या है एक्सपेंडिचर मतलब व्यय। तो बजट आय और व्यय का लेखा जोखा है, इससे ये पूरा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है और इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, समझना आय और व्यय। अब हमें कुछ चीजें समझनी कि आय कैसी होती है, व्यय कैसा होता है सरकार का। ठीक है, फिर हम इस साल वाला बजट पढ़ेंगे। जो हमारी आय है, देखो सर, यहाँ पे सरकार की आय की बात हो रही है। आय दो तरीके की हो सकती है, एक को बोलते हैं राजस्व आय, क्या बोलेंगे, राजस्व आय या रेवेन्यू रिसिप्ट, और एक को बोलेंगे पूंजीगत आय। कौन सी, पूंजीगत, पूंजीगत आय। ऐसे ही व्यय भी दो तरीके का होगा, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, दोनों में नाम लिखा हुआ राजस्व और पूंजीगत व्यय। अब बात आती है कि इसमें अंतर क्या है, राजस्व और पूंजी आय में, और ये पूंजी आय में, इनमें अंतर क्या है। अंतर समझने के लिए देखो अलग ही पेज हम ले लेते हैं के लिए। ये देखो, एक तरफ हमने लिखा था आय और दूसरी तरफ व्यय, और आय में भी हमने लिखा था दो, एक तो है रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब राजस्व, और दूसरा लिखा है कैपिटल आय मतलब पूंजी आय। अब ये आय समझना सबसे काम की चीज है। राजस्व आय वो आय होती है जिसको कहा जाता है वो आय जो रिकरिंग आय है। रिकरिंग का मतलब है जो बार बार आती रहे। रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब है जो बार बार चीजें घटना हो, बार बार। जैसे आप सोच लो सैलरी, हम लोगों को जो सैलरी मिलती है ना, अगर हम कहीं नौकरी करें तो सैलरी करने जाओ, सैलरी मिलेगी तो हर महीने मिलेगी सैलरी, ऐसा तो नहीं एक बार सैलरी मिल रही है, तो सैलरी हर बार मिलेगी, तो सैलरी कैसी हो गई, रिकरिंग, बार बार होने वाली आय, तो वो राजस्व आय हो गई। दूसरी चीज है कैपिटल, देखो इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब जो बार बार ना हो या लॉन्ग टर्म में हो, इसको लॉन्ग टर्म भी कहते हैं, लॉन्ग टर्म वाली आय। ये शॉर्ट टर्म भी कह दिया जाता है, जो शॉर्ट टर्म में हो रही, भाई हर महीने आ रहा है या हर दिन आ रही है आय। ठीक है, राजस्व और पूंजी आय, ये समझ में आ रहा है, ये चीज रिकरिंग और नॉन रिकरिंग वाली आय। पूंजी जो लंबे समय में आ रही। अब एग्जाम्पल पहले समझना, देखो ये भी अलग अलग तरीके की है। ये जो राजस्व आय है ये दो तरीके की है फिर से, एक होगी टैक्स वाली, कौन सी, और एक होगी नॉन टैक्स। सरकार की राजस्व आय, राजस्व जो बार बार हो रही है, वो दो तरीके की। एक तो टैक्स, टैक्स हमें डेली देना पड़ता है, जैसे हमको पता है कि हम लोग कोई सामान लेने जाए क्या दोगे, जीएसटी दे रहे हो, कोई सामान लेने जाओ आप जीएसटी देना पड़ेगा ना, तो जीएसटी तो सरकार को डेली मिल रहा है, इसीलिए वो रिकरिंग है, डेली मिल रही है टैक्स वाली आय। कुछ आय ऐसी है जो नॉन रिकरिंग है, मतलब जो जो सरकार की आय है लेकिन हर महीने होगी, राजस्व आय ही है, लेकिन वो टैक्स वाली नहीं है। जैसे सरकार रेलवे चला रही है, सरकार इसरो चला रही है, रेलवे में भाई टिकट मिल रहा है सरकार को, बीएसएनएल चला रही है सरकार, इतनी बड़ी बड़ी ओएनजीसी, एनटीपीसी कंपनी सरकार, एलआईसी सरकार की कंपनी है, उनसे प्रॉफिट मिलता है ना सरकार को, तो प्रॉफिट हो गया। सरकार भी उधार देती है, ठीक है, सरकार ने उधार दे दिया, भारत सरकार ने उधार दे दिया श्रीलंका को, मालदीव को उधार दे दिया, या भारत सरकार राज्य सरकार को भी उधार दे देती है। यूपी सरकार ने उधार ले लिया, उधार लिया तो उनको ब्याज भी मिलता है, तो सरकार को जो इंटरेस्ट पेमेंट मिला, ब्याज मिला, ब्याज भी कोई टैक्स नहीं है ना, टैक्स, इसलिए टैक्स वाली आय अलग है, ये बिना ये वाली आय होगी। तो नॉन टैक्स मतलब बिना टैक्स वाली आय हो गई। तो दो तरीके की आय हो गई राजस्व में ही, एक टैक्स वाली और बिना टैक्स वाली। अब है पूंजी वाली आय। पूंजी मतलब जो बार बार नहीं होगी, लंबे समय में एक बार कभी आय होगी भारत सरकार की। वो आय कैसी है, वो भी दो तरीके की। एक तो है नॉन डेप्ट, जिसको बोलते हैं बिना उधारी वाली, क्या है,
ये उधारी वाली नहीं है। बिना उधारी वाली आय सरकार की कैसे? जैसे सरकार ने क्या किया, एयर इंडिया बेच दिया। अभी याद है, सबको पता होगा, एयर इंडिया बेचा था सरकार ने कुछ टाइम पहले। एयर इंडिया सरकार की कंपनी है, ठीक है। इसको इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश। विनिवेश मतलब सरकार अपनी कोई संपत्ति बेच दे। अब ऐसा तो नहीं हर बार एयर इंडिया एक बार बिक गया तो बिक गया, अब एयर इंडिया थोड़ी ना बेच सकते हो। ये वाली आय कौन सी होगी? बिना उधारी की। और एक आय हो सकती है डेप्ट वाली, जो हमने कहीं से उधार उठा लिया। हमने मतलब भारत सरकार ने। अब देखो, जो ये आय समझ गया वो ये बजट समझ गया कि सरकार की आय कैसी है। 4 आय हैं, और ये आय आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे अगर मान लो कोई एक इंसान है, एक व्यक्ति है, उसकी आय के 4 माध्यम ही हो सकते हैं, इसीलिए 4 वहां पर हमने लिखा था। जैसे मान लो, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूं कि अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूं तो एक आय हमारी क्या हो गई? सैलरी। क्या हो गई? सैलरी। सैलरी का मतलब मैं कहीं सेवा दे रहा हूं, कोई काम कर रहा हूं, नौकरी कर रहा हूं, और मुझे पैसा मिल रहा है। इसलिए ये हमने लिखा था, सरकार रेलवे चला रही थी, सरकार ओएनजीसी एनटीपीसी कोई सेवा दे रही है सरकार ना, इसलिए वो लिखा था हमने नॉन टैक्स वाली आय। इमेजिन ऐसे कर सकते हो, नॉन टैक्स वाली आय, ये सैलरी वाली हो गई। दूसरा, मान लो मैंने अपने घर पे एक मकान किराए पे दे रखा है, एक कमरा किराए पे दे रखा है, ठीक है। अब कमरा किराए पे दे तो किराएदार मुझे हर महीने देगा, हर महीने। तो वो मान लो आप क्या है, जैसे रेंट मैंने मान लिया, मैंने कोई चीज दे रखी, उसको आप मान लो टैक्स, सरकार की दूसरी आय, क्योंकि वो हर साल हर महीने हमें पैसा देगा। जैसे हमको सरकार को हर महीने टैक्स वाला मिल जाता है, रिकरिंग बार बार मिल जाता है, जीएसटी इनकम टैक्स बार बार मिल जाता है। ये दो आय जो होती है, ये तो हर महीने रिकरिंग आती रहेंगी, इसीलिए ये दोनों क्या है? राजस्व। ये हर महीने आएंगी। 2 आय और बची, जैसे मान लो मैंने क्या किया, मुझे पैसे की जरूरत थी तो मैंने अपना मोबाइल बेच दिया, अपनी मोटरसाइकिल बेच दी। तो लेकिन मोटरसाइकिल एक ही बार बेच सकता हूं, ऐसा तो नहीं मोटरसाइकिल बेच दी, अगले महीने फिर मोटरसाइकिल बेच दी, अगले महीने फिर बेच दी। मोटरसाइकिल तो एक ही होगी। या मकान बेच दिया मैंने, तो वो क्या हो गया? मैंने क्या किया? विनिवेश कर दिया। विनिवेश का मतलब क्या था? डिसइन्वेस्टमेंट। मैंने कोई चीज बेच दी, जैसे सरकार बेच देती है सरकार अपनी संपत्ति, अपना शेयर कम कर देती है। एलआईसी में अपना शेयर बेच दिया 1%, लो, ऐसे ये भी सरकार की आय है, पैसा आ गया सरकार के पास ना, आप खर्चा कर सकता है। अब मान लो अभी भी मेरा काम नहीं चल रहा, कोई चीज बेच दिया था मैंने, सेल कर दिया, तब भी काम नहीं चल रहा है, तो मैंने किसी से उधार भी ले लिया। अब वो भी, मेरे पास पैसा तो आ गया, उधार ले लिया, लोन ले लिया मैंने। ऐसे सरकार भी क्या कर लेती है? उधार, डेप्ट ले लेती है। सरकार किससे लेती है? वर्ल्ड बैंक से ले लिया, जापान से ले लिया बुलेट ट्रेन बनाने के लिए, ऐसे सरकार ले लेती है। लोगों का ही पैसा उठा लेती है सरकार, पता है। जो हम लोग प्रोविडेंट फंड में पैसा रखते हैं, बैंकों में पैसा रखते हैं, बैंकों से सरकार उधार ले लेती है, ठीक है। ले लिए सरकार। तो जैसे हमारी 4 आय हो सकती है, वैसे सरकार की भी 4 आय है। 2 आय ये रिकरिंग होगी, इसलिए इनको राजस्व कहते हैं। और ये वाली 2 आय जो है, ये क्या है? बार बार नहीं होंगी, इसलिए इनको क्या कहेंगे? पूंजीगत। पूंजीगत। ये 4 तरीके की आय, पूरे इकोनॉमिक्स के बजट के कॉन्सेप्ट इन आय से जुड़े हुए हैं, 4 तरीके की आय में। अब अच्छा, बात करते हैं व्यय की। आय तो हो गया, व्यय। ये व्यय है। व्यय जो था, व्यय है 2 तरीके का। कितना? 2 तरीका। फिर से वही नाम है, राजस्व व्यय। राजस्व मतलब रेवेन्यू, जो बार बार होंगे, वो खर्चे जो बार बार होंगे, हर महीने होंगे ही, हर दिन होंगे। जैसे सरकार को सैलरी भी तो देना है, भारत सरकार कितने लोगों को रोजगार पे लगाए हुए है, सबको सैलरी देना है, देगी, हर हर महीने देगी, सैलरी जाएगी। सरकार पेंशन देती है, पेंशन जाएगी हर महीने, ठीक है। सरकार सब्सिडी देती है, गैस सिलेंडर लेने जाओ, सब्सिडी देगी, 2 महीने बाद देगी, 3 महीने 4 महीने बाद देगी, लेकिन देना तो फिर से पड़ेगा। ऐसा नहीं एक बार दे के फिर भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सब्सिडरी, ये राजस्व है, बार बार खर्चा करना पड़ेगा। दूसरा है कैपिटल। फिर से वही नाम, कैपिटल मतलब कैपिटल वर्ड आ जाए तो समझ लो लंबे समय वाला, जो एक बार ही हो पाएगा। जैसे सरकार ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया बड़ा सा। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कोई रोड बना दी, कोई पुल बना दिया, ब्रिज बना दिया, कोई हॉस्पिटल बना दिया, स्कूल बना दिया। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक हाईवे बना दिया, उसी पे फिर हाईवे बना दोगे, वो दूसरी कहीं जगह बनाओगे, वो दूसरा माना जाएगा, ठीक है। हॉस्पिटल बना दो, तो ये पूंजीगत व्यय। तो ऐसे ये आय और व्यय है, इन्हीं का लेखा जोखा बजट है।
और ये आय व्यय समझना जरूरी है कि हमारे पास दो तरीके की आय होगी, एक तो बार बार होने वाली और एक कभी कभी होने वाली, लंबे समय के बाद होने वाली। बार बार होती है वो राजस्व, लंबे समय में हो रही है पूंजी। ऐसे ही जो बार बार खर्चा हो रहा है वो राजस्व खर्चा, जो लंबे समय में हो रहा है वो सरकार। जब ये क्वेश्चन इतना पूछा जाता होगा, जब सरकार कोई स्कूल बनाती है तो वो कौन सा खर्चा है? व्यय, पूंजी खर्चा। लेकिन जब सरकार उसी स्कूल के टीचर को सैलरी देती है तो कौन सा खर्चा? क्योंकि वो बार बार देना पड़ेगा। स्कूल आपको बार बार रोड नहीं वो बनाना है, आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आय और व्यय हो गया। अब आय और व्यय से ही घाटा निकाला जाता है। आखिरी कॉन्सेप्ट इसका है, समझ लो बस, बजट के कॉन्सेप्ट का, कि बजट में हमेशा घाटा होगा। अब समझ लो, अब लोग ये बोलते हैं कि भाई ऐसा घाटा क्यों होता है हर बार? क्योंकि देखो, सरकार जो है वो कोई कंपनी नहीं है। सरकार का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। अगर सरकार का मकसद प्रॉफिट कमाना होता तो सरकार से ज्यादा फायदा कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि सबसे टैक्स वसूले और कोई खर्चा ही ना करे। जो कुछ खर्चा की बात बोले जेलों में डलवाए। तो सरकार सरकार लोगों के लिए, तो वो क्या करती है? हमेशा देखना कि सरकार आय से ज्यादा व्यय करेगी, इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर किया जाएगा, आय से ज्यादा व्यय। इसलिए सरकार का बजट हमेशा किस में जाएगा? घाटे में जाएगा। घाटे की परिभाषा ही क्या होती है? घाटा। घाटा का मतलब डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब है व्यय माइनस आय, कि एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, कि व्यय ज्यादा होगा और इनकम क्या होगी? कम होगी, तभी तो घाटा होगा। और सरकार को हमेशा घाटा होगा। अब बात आती है घाटा कितने तरीके का है। ठीक है, तो बजट के कॉन्सेप्ट में 3 घाटे आते हैं, जिनकी डेफिनेशंस बहुत पूछी जाती हैं कि घाटे के घाटा कौन कौन से हैं। बजट में 3 तरीके के घाटे बताए जाते हैं हमेशा, और यही 3 परिभाषाएं हैं। देखो, पहला घाटा है उसको कहते हैं बजट घाटा। क्या बोलेंगे? उसका नाम ही है बजट डेफिसिट, बीडी। बीडी मतलब, बीडी मतलब क्या हो गया? बजट डेफिसिट, बजट घाटा। दूसरा होगा फिस्कल डेफिसिट, एफडी, या इसको बोलते हैं राज। ये सबसे इंपॉर्टेंट घाटा है। हमेशा जब बात होती है इसी की बात होती है, राजकोषीय घाटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट घाटा है ये। और तीसरा एक होता है पीडी, या प्राइमरी डेफिसिट, जिसको बोलते हैं प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा। एक चीज हम समझ गए, आय और व्यय कैसे होती है सरकार की। अब बस समझना है कि ये घाटा कौन, अलग अलग क्यों घाटे हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है। बस देखो, पहला घाटा है ये वाला, समझना, जिसको बोलते हैं बजट घाटा। बजट घाटा में क्या होता है? ये देखो, जो व्यय आया है ऊपर वाला भी, ये है टोटल, कुल। क्या है? कुल मतलब टोटल, मतलब नीचे वाले सब जोड़ के तब ये आया है। ऐसे ही यहां पर जो आय है ये कैसी है? टोटल है, कुल। तो अगर हमने क्या किया, कुल व्यय में से कुल आय घटा दी, तो हमें बजट घाटा मिल जाएगा। उसमें कोई, सबसे आसान है परिभाषा, कुल व्यय। हमें ये कैपिटल रेवेन्यू ये सब नहीं देखना है, देखना ही नीचे आने नहीं है, बस ऊपर से ही देख लेना है। टोटल व्यय कितना है हमारा, टोटल आय कितनी थी, कैसे भी आई हो उससे हमें मतलब नहीं है। वो क्या हो गया हमारा? बजट घाटा। तो इसमें क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, मतलब कुल व्यय माइनस कुल आय। ये पहला घाटा हो गया, फर्स्ट घाटा। बहुत अच्छी परिभाषा। अब आती दूसरी जो सबसे टफ है, फिस्कल डेफिसिट। क्या है समझना, राजकोषीय घाटा, जिसके चक्कर में सरकारें तक गिर जाती हैं जब घाटा बढ़ने लगता है, क्योंकि उससे पता चलता है अर्थव्यवस्था के बारे में। अब देखो, एक चीज समझना, अब इसके अंदर नीचे नीचे उतरना पड़ेगा व्यय घाटे में, कि व्यय तो हमारा, हम जब बजट डेफिसिट, हम फिस्कल डेफिसिट देखते हैं तो हम व्यय तो पूरा देखेंगे, चाहे हमारा राजस्व व्यय हो चाहे पूंजीगत व्यय हो, क्योंकि खर्चा है, चाहे जैसे भी करना पड़े करना पड़ता है, मजबूरी है। तो हमने व्यय तो पूरा ले लिया। अब जब आय में देखोगे ना, तो आय में हमें एक चीज पता है कि हमारे पास ऐसी एक आय है जो असलियत में आय नहीं है, जिसको हमने फर्जी अपनी आय मान रखा है। और ये कौन सी चीज है? उसमें उधारी वाली। भले हमने उधार लेके उस महीने अपना खर्चा चला लिया हो, लेकिन हमारे दिमाग में टेंशन होगी, भाई ये तो देना है, ये हमारी आय नहीं है। ये तो आय है, टैक्स वाली आ गई, जैसे हमने बोला था, सैलरी मिल गई, किराया मिल गया, हमने कुछ बेच दिया, भले ही वो अपना था बेच दिया, अब देना तो नहीं है किसी को, लेकिन ये वाला पैसा हमें देना पड़ेगा, तो ये असली आय नहीं है। तो जब हम
कुल व्यय में से ये वाली आय घटाएंगे, ये असली वाली आय, नकली नहीं घटानी है ये वाली आय, तब हमें मिलेगा फिस्कल डेफिसिट। इसलिए हम कैसे परिभाषा, देखो इसकी परिभाषा 2-3 तरीके से बनाई जाती है। ऐसे लिख सकते हैं हम, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, माइनस लगाएंगे फिर ब्रैकेट बना सकते हैं और इनको जोड़ देंगे 1, 2 और 3, इनको जोड़ सकते हैं, बस इनको जोड़ दें, ठीक है। या तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे देखो एक परिभाषा ये हो गई, दूसरा क्या कर सकते हैं, टोटल व्यय फिर लिखा हमने, माइनस किया और ये लिख सकते हैं, इसको और इसको जोड़ें, रेवेन्यू इनकम कैपिटल इनकम माइनस डेब्ट इनकम, ये भी तो कर सकते हैं। इसको पूरा जोड़ लिया, इसको भी पूरा जोड़ लिया, ये दोनों जोड़ लिए, लेकिन ये वाला फिर अलग से हटा दिया उसमें से, ठीक है। बात तो वही है, ये ऐसे देखने में आसान लग रहा है, ये फार्मूला जब लिखा होता है तो इतना टफ फार्मूला ये वाला है कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है हमारी, कि कुल व्यय, इधर तो कुल हो गया व्यय, और उधर हम ऐसे लिख सकते हैं, बिना उधारी वाली आय, बिना उधारी वाली आय। ये मैं लिख इसलिए लिख देता हूं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट याद रहे, बिना उधारी आप अपने आप फार्मूले से निकालना है, चाहे जैसे लिख दिया जाए, कि हमें बस ये वाली चीज काउंट नहीं करनी उधारी वाली, क्योंकि वो असली आय नहीं हमारी। ये क्या हो गया हमारा, इसलिए बोलते हैं नॉन डेप्ट क्रिएटिंग इनकम, जो उधार नहीं बना रही है, वो क्या हो गया हमारा फिस्कल डेफिसिट। एक चीज और होती है बस, प्राइमरी डेफिसिट, उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट इससे फॉर्मूले से रिलेटेड नहीं है, वो पहले वाले से निकाला जाता है। जैसे होता क्या समझना, देखो कि बजट इस साल का आया है 2023-24 का, लेकिन अब सोचो, हो सकता है सरकार ने पिछले साल भी तो उधार ले रखा हो, उससे पहले भी उधार ले रखा हो, और उन पे भी तो ब्याज देना पड़ेगा, पुराने उस पर ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज तो एक ऐसा तो है नहीं एक साल ही देना पड़ता है, जब तक आप पैसा नहीं, मूल पैसा नहीं दे पाओगे तब तक ब्याज देते रहना पड़ेगा, तो पुराने पे भी देना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, हमें सही अंदाजा नहीं लगता है कि इस साल हमें भारत को कितना पैसा चाहिए, मतलब हमारे खर्चे के पैसे हैं या नहीं है, क्योंकि हमें पुराना खर्चा भी देना है, जो ब्याज है वो भी जुड़ जाएगा। तो इस साल हम कैसी योजना शुरू करें, कितनी ना शुरू करें, ठीक है, उस हिसाब से। तो क्या किया जाता है कि जो ये फिस्कल डेफिसिट आया है, फिस्कल डेफिसिट जो ऊपर वाला, उससे क्या करते हैं हम, पुरानी वाली जो इंटरेस्ट पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट, जो पिछले साल की जो ब्याज अदायगी है जो देनी पड़ रही, वो घटा देंगे। उससे हमें क्या पता चलता है, इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है कि हमें इस साल के खर्चे के लिए कितना उधार लेना है। जो हमने खर्चा एस्टिमेट बनाया है, तो हम किससे कितना उधार मांगे, अब वर्ल्ड बैंक से जाके मांगे या क्या मांगे। तो जो पुराना वाला आप हटा दोगे तो हमें इस साल की पूरी पिक्चर मिल जाती है, क्योंकि जो हम खर्चा कर रहे हैं, समझना जो हम खर्चा व्यय कर रहे हैं, उसमें पुराने साल के ब्याज भी शामिल हैं खर्चों में। तो उनको अगर हम हटा देंगे तो हमें इस साल का क्लियर अंदाजा लग जाएगा कि हमें कितने खर्चे की जरूरत है, कितना पैसा हमारी जेब में होना चाहिए जिससे हमारा बजट चल पाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं बजट के डेफिसिट के, घाटे के, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारा, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, क्योंकि ये देना है हमें और ये उधारी को भी हटा देता है, इसलिए असली आय हमें बताता, असली घाटा बता पाता है ये वाला। उसमें पहला वाला असली इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें हमने जो आय माननी है, इसमें उधारी भी शामिल है और वो असली आय नहीं होनी चाहिए, इसलिए पहला वाला सही बात नहीं बताएगा। सरकार कोशिश करेगी ये वाला दिखाओ लोगों को, क्योंकि इसमें आय थोड़ी बढ़ी हुई दिखेगी ना, उधारी भी दिख जाएगी, जबकि असलियत में अर्थशास्त्री बोलेंगे कि भाई नहीं, हमें फिस्कल डेफिसिट बताओ कितना है, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा उधार आपने कितना ले रखा है। भारत सरकार का पता है, भारत सरकार का जितना बजट आता है एक साल का, उसका 89% भारत उधारी में है। मतलब क्या है, ऐसे ऐसे 4 बजट निकल जाएं तब हमारा उधार निकल पाएगा। भारत का हर व्यक्ति के ऊपर 1 लाख से ज्यादा खर्चा है, कर्जा है, अगर पूरे पर कैपिटा ना वो कर दिया जाए। सरकार जो खर्चा करती है तो उधार ले लेके खर्चा कर रही, बांट रही है, ठीक है। तो इसी वजह से डेफिसिट देखे जाते हैं। ये हमारे बजट के कॉन्सेप्ट हैं। इतने कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तब आपको बजट समझ में आता है चीजें, वरना होता क्या है, लोग योजनाएं पढ़ लेते हैं, कौन सी योजना लॉन्च हुई, कौन सी योजना नहीं लॉन्च हुई, लेकिन ये चीजें हमें पता होनी चाहिए क्योंकि ये इकोनॉमिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन की। ये हमारा पहला पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट में हम लोग इस साल के बजट की जो योजनाएं हैं और आय और व्यय का डेटा है वो वाला देखते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।